नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों का और बात करेंगे अहम खबर की, जहां भारी बारिश से ऊपरी शिमला को खासा नुकसान हुआ है। सेब के बगीचों और सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मंडियों तक सेब पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। जिले में अब तक 43 मौतें हो चुकी हैं, 22 लोग जख्मी हुए हैं, 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 72 मवेशी मारे गए हैं, 102 पक्के और 68 कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं। 2235 पक्के और 1256 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। अब तक 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जिले में आंका गया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में आई आपदा के चलते शिमला जिले के ऊपरी इलाकों में भारी नुकसान देखने को मिला है। उपजाऊ जमीन और सेब के बगीचों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं सड़कें बदहाल हैं। मुख्यालय से बहुत से गांव का संपर्क टूट चुका है। कई लोगों की जान जा चुकी है, 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 72 मवेशी इस आपदा में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकानों को भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। और सबसे बड़ी चुनौती सेब बागवानों के सामने इस वक्त सेब को मंडियों तक पहुंचाने की है, क्योंकि सड़क संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। और जिले में अब तक 1500 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया गया है। वहीं ऊपरी शिमला में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 2 मंत्री रवाना हुए हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर रवाना हुए हैं। ठियोग बाईपास का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। जुब्बल कोटखाई वो दोनों मंत्री जाएंगे, प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। और शिमला को 1500 करोड़ का जिस तरीके से नुकसान अभी तक आंका गया है, इसी का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई का दौरा करेंगे। वहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं ठियोग बाईपास का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। इस वक्त सेब बागवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सेब को मंडियों में पहुंचाना है, क्योंकि सेब का सीजन चरम पर है। भारी मात्रा में सेब की फसल इस वक्त निकलना शुरू हो गई है, जिन्हें समय रहते मंडी पहुंचाना बेहद जरूरी है। और जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक अपर शिमला में भारी नुकसान हुआ है, सड़कें बाधित हो गई हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनका सड़क मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब ये बनता जा रहा है। और इस बीच कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, जो बागवानी मंत्री भी हैं, और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला के ऊपरी इलाकों का दौरा करेंगे। ठियोग बाईपास जाएंगे, जुब्बल कोटखाई गांव जाएंगे, जहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और वहां का हालचाल जानेंगे। अभी तक का अगर जिले में कुल नुकसान का आंकलन की बात की जाए तो 1500 करोड़ का नुकसान अभी तक शिमला और उसके आसपास के अपर इलाकों में हो चुका है। और हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, खासा नुकसान हुआ है शिमला को, और खासतौर पर जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर जो इस वक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, वो किसानों और खासतौर पर सेब बागवानों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, उसके मुताबिक भारी नुकसान अपर शिमला में भी देखने को मिला है। रणबीर। जी हाँ जास्मिन, देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी तक का जो आंकलन है वो सरकारी आंकलन है कि करीब 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है काफी भयावह है, ये बता रहे हैं। इससे त्रासदी क्या होती है, ये एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम ठियोग में हैं, ऊपरी शिमला की तरफ हम जा रहे हैं। ये वो बैली ब्रिज है, आपको याद होगा, जिसे रिकॉर्ड 7 दिनों में जो है तैयार किया गया था। और यहाँ पर अभी भी स्थिति देखिए किस तरह की बनी हुई है, खतरा यहाँ पर बना हुआ है। और ये एकमात्र ऐसा बैली ब्रिज है जो न केवल आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्व रखता है, और यही एक बैली ब्रिज अब बचा हुआ है जो एनएच को जोड़ता है, ऊपरी शिमला को जोड़ता है, जो चाइना बॉर्डर तक जाता है, सेना की रसद यहां से जाती है। तो ये कुदरत का एक नजारा है कि किस तरह से आपदा के बाद स्थिति किस तरह से पैदा होती है। और जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों और बागवानों को हुआ है। पिछले कल जब हमने बात की थी रोडू से, जो एमएलए है मोहन लाल ब्राक्टा, जो सीपीएस भी हैं, उनसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने ये बताया, तो रोडू तो लगभग सारे जितने जो लोकल रूट है वो सारे बंद हैं। मतलब
सेब उतारना जो है सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है किसानी बागवानी का जास्मीन, सड़क सबसे महत्वपूर्ण है। आप फसल उगा लीजिए, आप सेब पैदा कर लीजिए, लेकिन अगर वो मंडी तक नहीं पहुंच पाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो नुकसान किसानों बागवानों को होता है। दूसरा पहलू इसमें सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, वो है रोजगार का। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो हिमाचल में जो किसानी बागवानी है वो 10 लाख के करीब लोग जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है रोजगार की दृष्टि से, आर्थिकी की दृष्टि से, और सेब की अगर हम अलग से बात करें तो जैस्मिन 5,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है। तो उस पर भी अभी जो संकट अभी मंडराया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर रोड जो है वो दुरुस्त नहीं है। हालांकि आज जो है जो 2 मंत्री वो गए हुए हैं, अभी ठियोग से निकले हैं, वो जाएंगे, प्रभावितों से मिलेंगे, और यहां से थोड़ी और तस्वीरें अगर यहाँ कैमरे की नजर से अगर दिख पाए कि यहाँ स्थिति किस तरह की बनी हुई है। ये एकमात्र ऐसी स्थिति इस वक्त हम दिखा पा रहे हैं क्योंकि एनएच के करीब है। अगर दूर दराज के इलाकों में जाएं, गांव के एरिया में जाएं, संपर्क मार्गों में जाएं, तो वहां स्थिति और भी खराब है, ऐसा जो है लोग बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नुकसान का पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहेंगे कि यहां पर किस तरह से एक तरफा वाहनों के लिए जो है यहां पर लोगों को जो है खड़े रहना पड़ता है। सर आपका क्या नाम है, कितना नुकसान हुआ और कहां से आ रहे हैं आप? सर हम रोडू से आ रहे हैं। अच्छा, रोडू से। तो कल ही आपके विधायक बता रहे थे संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद है। काफी नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान है सर। और सबसे ज्यादा परेशानी क्या है अभी? रोडों की है। रोड सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए रोडू से लोग आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मनदीप डोगरा। कहाँ से आ रहे हैं? कलबो कोटखाई। अच्छा, ऊपर क्या स्थिति है? लोग बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कोटखाई इलाके। हाँ जी, बहुत ज्यादा नुकसान है। लोगों के बगीचे काफी क्षतिग्रस्त हुए। सड़कें अभी तो फिलहाल खुली नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, अभी खुली नहीं है। छोटी गाड़ियों के लिए बहाल हो गई सर। छोटी गाड़ी, बसें भी नहीं चल रही? नहीं, बसें तो नहीं चल रही। बसों को तो 10-15 दिन हो गए। पिछले 10 तारीख से बसें नहीं चल रही है। अब तो सेब सीजन भी आने वाला है। हाँ जी, आने वाला है, शुरू है, लगे हैं लोग, निकाल रहे धीरे धीरे तो लेबरों द्वारा। हाँ जी, लेबरों से। तो देखिए ये लोग बता रहे हैं जो उधर से कोटखाई की तरफ से आ रहे हैं कि सबसे बड़ी मुश्किल जो है अभी सेब बागवानी को लेकर है। जास्मिन। बिल्कुल रणबीर, और हम देख पा रहे हैं कि एक तरफा ट्रैफिक के लिए इस पुल को जिस तरीके से खोला गया है, और आपने लोगों से भी बात की, अपर शिमला के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी सेब की तोड़ाई शुरू हो गई है और बहुत जल्द मंडियों में आना उन सेबों का बहुत जरूरी है, अदरवाइज फसल को कितना नुकसान होता है आप और हम बखूबी जानते हैं। रणबीर, ऐसे में कैबिनेट मंत्री ऊपर कुछ इलाकों का दौरा करेंगे, जुब्बल कोटखाई जाएंगे, और आप बता रहे कि ठियोग का इस ब्रिज का भी, ठियोग बाईपास का भी वो दौरा करेंगे। इसके अलावा और भी नुकसान हुआ है, पेयजल वहां पर बाधित है, बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। रणबीर, नुकसान इतना भी हुआ है कि 10-15 दिनों से वहां पर बसें नहीं चल रही हैं, तो आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, तस्वीरें यहां से हम लगातार दिखा रहे हैं। और साथ में जो आपने सवाल पूछा, देखिए पहाड़ों के लिए सबसे जरूरी क्या है? सड़क जो है लाइफलाइन है। सड़कों के बिना जो है यहाँ पर ज्यादा काम चलेगा नहीं, ना किसानों का चलेगा, ना बागवानों का चलेगा। और बड़ी बात इसमें जब आपात स्थिति होती है, कोई बीमार हो जाए, तो ये वही स्थिति फिलहाल बहुत सारे क्षेत्रों में है कि कंधे पर उठाकर जो है मरीज को लाना पड़ रहा है। तो काफी सारी परेशानियां हैं। बिजली पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो पानी के स्रोत है उनको भी नुकसान पहुंचा है। जलापूर्ति की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो 2 ही विभागों को सबसे ज्यादा हुआ, जिसमें जल शक्ति विभाग है और लोक निर्माण विभाग है। कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांग। क्या कितना नुकसान हुआ है? जो हमें तो फौरी तौर पर पता लगा है कि अभी तो हम एनएच पर है, गांव में काफी नुकसान है। क्या? बड़ा भारी नुकसान है, बहुत बारिशों की वजह से ना। जैसे गर्मी में
चली रही बारिश। बरसात में अब तो नुकसान ही होना है, मिट्टी जो है तल तल करके बन चुकी है, तो नुकसान ही होना है। अब बगीचे चले गए हैं, मकान चले गए, परिवार उजड़ गए, बड़ा भारी नुकसान हो गया है। तो क्या कर कौन से इलाके हैं ऐसे, अगर आप बता पाए? लगे तो बड़े भारी है, ये तो कुल्लू से लेकर सारे हिमाचल में तो बड़ी भारी तबाही हो चुकी है। आप कहाँ रहते हैं? हमारा शिलारू में जी। अच्छा, शिलारू, और वो भी बाधित रहा। और ये बताया गया कि नारकंडा वाला जो एरिया है, जो कोटगढ़ की तरफ जो रास्ता जाता है ओडी से, वहां से वो लाइफ लाइन है एक तरह की, वो भी पूरी तरह से तहस नहस। बड़ी भारी जी, बहुत नुकसान हुए उधर भी। वहाँ तो बल्कि परिवार ही खत्म हो गए, बूढ़ा बूढ़ी बच गए, बेटा और पोता चले गए, बहू भी चली गई। बड़े भारी नुकसान हुए बेचारे के। तो क्या करना, तो काय को जीना, बूढ़ा बूढ़ी का जीना तो बेअर्थ है। जब अपने बच्चे तो चले गए तो उससे मरना तो उनका ठीक था बेचारे का। वैसे नुकसान हो गए। अब सेब सीजन शुरू हो चुका है, वो परेशानी शुरू है, बड़ी भारी परेशानी है। रोड के बुरे हाल है, बड़ी जोर जनाई से निकाल रहे हैं लोग। कच्चे रोड से तो बड़ी दिक्कत है, यहाँ तो NH में भी बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। हाँ जी, ऐसे ऐसे हाल है। तो देखिए, स्थानीय लोग बता रहे हैं परेशानी किस तरह की आई है। जो दो मंत्रियों का जिक्र आपने किया कि आज जुब्बल कोटखाई का वो दौरा करेंगे, कुछ और क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जो जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावितों से मिलेंगे, ये जानकारी निकल कर आई है। कल रामपुर की तरफ जाएंगे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, क्योंकि बागवानी मंत्री के साथ साथ राजस्व विभाग का जिम्मा भी जगत सिंह नेगी के पास है। तो ऐसे में देखिए, अभी आपदा की स्थिति है, तो किस तरह से फौरी मदद किस तरह से पहुंचाई जाए, वो बड़ी बात इसमें है। और किस तरह से लोगों की जो आर्थिकी को नुकसान हुआ है, जीवन भर की पूंजी खो गई है, जो पुनर्वास का काम है, उसमें समय अभी लगेगा। जैस्मिन, बिल्कुल रणबीर, चुनौती बहुत बड़ी है और खास तौर पर ऐसे इलाकों के लिए जहां पर सड़कें पूरी तरीके से ठप पड़ी हैं, बिजली आपूर्ति वहां पर नहीं हो रही है, पेयजल की समस्या, चुनौती हालांकि बहुत बड़ी है। और आगे भी मानसून इस तरीके से कहर बरपाता रहेगा। जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है, अब सरकार कैसे निपटेगी इस स्थिति से, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। रणबीर, नजर आप बना के रखे, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे आपको बताएंगे कि प्रदेश में खाद की किल्लत कहां हो रही है, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आरजेडी कोटेवाली राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मियों के तबादले रद्द, संयुक्त सचिव के नाम से आदेश जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम नीतीश के निर्देश पर स्थानांतरण को किया गया रद्द। बम धमाके से लोगों में दहशत का माहौल, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। बाढ़ में अपहृत LKG के छात्र शिवम को पुलिस ने ढूंढा, 10 घंटे में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस की दबिश के कारण बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के शिवम को छोड़कर भागे किडनैपर, पुलिस ने परिवार वालों को सही सलामत सौंपा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना।
Headlines presented by विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। प्रदेश में खाद की किल्लत हो रही है। विभिन्न जिलों में खाद की कमी से किसान जूझ रहे हैं। वर्तमान में खाद की बेहद जरूरत है। मक्का, गन्ना और धान की फसल के लिए खाद की बेहद जरूरत है। लोगों को ब्लैक में अब महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। तो प्रदेश के अधिकांश इलाकों में खाद की किल्लत है, जिसकी वजह से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। आपको ये बता दें कि मक्का, गन्ना और धान की फसल के लिए मौजूदा समय में खाद की जरूरत है और इसकी किल्लत से किसानों को दो चार होना पड़ रहा है और इसी के मद्देनजर किसान ब्लैक में महंगी खाद खरीदने को मजबूर हैं। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, खाद की किल्लत की वजह क्या निकलकर सामने आई है? कुछ किसानों से आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? बिल्कुल जैस्मीन, किसान कई ज़िलों में खाद की किल्लत है। अब अगर सिरमौर और उसके आसपास के ज़िलों की बात करें, सोलन, सिरमौर और शिमला के जो अपने क्षेत्र है वहाँ पर खाद की किल्लत है। इसके अलावा निचले क्षेत्रों में भी मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और आसपास के ज़िलों में खाद की किल्लत सामने आ रही है, क्योंकि अब दोनों ही तरफ जो तो फसल अब क्योंकि बारिशें लगातार हो रही है तो ऐसे में खाद की ज़रूरत किसानों को होती है। डालने के लिए फसल को ज़रूरत इस वक्त होती है, तो ऐसे में लगातार मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, लेकिन खाद की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं आ पा रही है, शॉर्टेज अभी है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से हालांकि कोशिशें की जा रही है, तो कब तक खाद उपलब्ध हो पाती है? जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, चाहे सिरमौर की बात करें या फिर उन्ना और आसपास के क्षेत्रों की बात करें, बिलासपुर की, तो ये जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से खाद ला रहे हैं, तो ऐसे में महंगी खाद उनको पड़ रही है। खासकर अगर सिरमौर के क्षेत्र की हम बात करें तो लगभग दोगुने दामों पर किसानों को सिरमौर क्षेत्र में गन्ने की काफ़ी खेती होती है, वहाँ पर गन्ने की खेती के लिए और निचले क्षेत्रों में मक्की की और धान के लिए जो खाद की ज़रूरत रहती है, तो फिर पड़ोसी राज्यों से खाद लानी पड़ रही है। और कुछ एक जो गाड़ियाँ आ भी रही हैं सरकार की तरफ से उपलब्ध खाद करवाई जा रही है, वो चुटकियों में अब किसान खरीद रहे हैं, लगातार बिक रही है। जैसे ही ट्रक आ रहे हैं, 1 घंटे में 1.5 घंटे में ट्रक खाली हो रहे हैं, तो ऐसे में अब किसानों की लगातार सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द खाद सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाए, ताकि बारिश के सीजन में अब इस महीने में अब कम से कम किसान खाद उपलब्ध करवा पाए अपने खेतों में फसलों के लिए, ताकि अच्छी फसल होने की उम्मीद रहे, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में खाद की ज़रूरत किसानों को रहती है ताकि अच्छी फसल हो सके, और उसी के लिए समय पर खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो ये लगभग 15 दिन का हम समय कह सकते हैं जो पीक टाइम किसानों के लिए रहता है खाद के लिए। उसके बाद फिर जब धूप आना शुरू हो जाएगी, धूप तपना शुरू हो जाएगी, तो फिर खाद का लाभ नहीं मिल पाता है और बारिश नहीं होने से नुकसान भी हो जाता है। फसलें जलने का, खासकर मक्की और गन्ने को जलने का खतरा रहता है जब अगर तेज धूप में खाद डाली जाती है। तो ऐसे में किसानों की लगातार मांग सरकार से है कि आजकल के मौसम में जब तक बारिशें हैं तब तक खाद उपलब्ध हो जाए, तो जल्दी से जल्दी खेतों तक खाद पहुंचाई जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें जरूर जारी है, लेकिन डिमांड इतनी अधिक है कि इसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने के लिए हो सकता है सरकार पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क करे, कहीं और जहां से परंपरागत रूप से खाद लेते हैं उनके अलावा भी और सोर्सेज से खाद उपलब्ध करवाने के बारे में विचार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी जैस्मिन। जी राजेंद्र, सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पर्यटकों के बिना मनाली सूना हो गया है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग परेशान हैं। लोगों को अब अपने कारोबार की चिंता सता रही है। बीते दिनों आई बाढ़ और बारिश से कारोबार ठप पड़ा हुआ है और पर्यटन क्षेत्र पर इस मौसम का खासा असर देखने को मिल रहा है। मनाली काफी प्रभावित हुआ है। मनाली में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग अब परेशान हो रहे हैं। उन्हें अपने कारोबार की चिंता सता रही है। बीते दिनों आई बाढ़ और बारिश की वजह से कुल्लू मनाली को खासा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से
पर्यटकों का आना वहां पर कम हो गया है, होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई है और इसी वजह से पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग अब परेशान हो रहे हैं। उन्हें अपने कारोबार का डर सताने लगा है। तो बीते दिनों आई बाढ़ और बारिश की वजह से मनाली और कुल्लू खासा प्रभावित हुआ है और मनाली आने वाले पर्यटक अब मनाली का रुख नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां वहां पर बनी थी, फ्लैश फ्लड्स वहां पर आए थे, सड़कें वहां पर ठप हो गई थी, लोग कई दिनों तक वहां फंसे रहे। यही कारण है कि अब पर्यटन सीजन पर एक तरीके से ब्रेक लग गई है। मनाली में पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग परेशान हो रहे हैं, अपने कारोबार का डर उन्हें सता रहा है। जब तक ये मानसून सीजन चलेगा, संभवतः तब तक ये माना जा रहा है कि पर्यटन पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग अब परेशान होने लगे हैं। खबर निकल कर आई थी कि होटल्स की प्री बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि बाढ़ और बारिश की वजह से बीते दिनों कुल्लू मनाली घाटी बेहद प्रभावित रही। अभी भी कुल्लू घाटी के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें मणिकरण, कसौल, बरशेणी, इस तरह के कुछ इलाके हैं जो मशहूर टूरिस्ट स्पॉट हैं। वहां पर अभी भी हालात बद से बदतर हैं। सड़कों की कनेक्टिविटी वहां पर नहीं है, पेयजल की सुविधा वहां पर सुचारू नहीं हो पाई है। सचिन हमारे सहयोगी मनाली से ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, जब ये बाढ़ और बारिश आई थी, जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य होने लगी, ये सवाल उठना शुरू हुए कि अब पर्यटन सीजन का क्या? अपडेट्स निकल कर आए कि होटल्स की बुकिंग, जो प्री बुकिंग्स थी, वो कैंसिल हो गई हैं और अब खबर निकल कर आ रही है कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पर्यटक अब मनाली का रुख नहीं करना चाह रहे हैं, बीते दिनों जो हालात बने थे उस वजह से। सचिन जी हाँ, देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं, जिस तरह जो हमने देखा था बीते दिनों मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में, खासकर कुल्लू जिला में जिस तरह जो बाढ़ और बारिश यहाँ पर हुई थी, भारी बारिश हुई थी, उसी कारण उसका सीधा इफेक्ट जो है यहाँ पर जो यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है। क्योंकि जिस तरह जो है मनाली एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल, और ऐसे में जब यहाँ पर जो है बाढ़ यहाँ पर आई है और बारिश जिस तरह यहाँ पे हुई है, तो उससे सीधा असर जो है यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी जो है देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं अभी की, तो जिस तरह जो है हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो है गर्मियों का जो पर्यटन सीजन वो अपने पूरे चरम पर था, और ऐसे में जिस तरह जो बारिश और जो बाढ़ यहाँ पे हुई है, उसके बाद जो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर जो झेलना जो टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ा है, और पूरा पर्यटन कारोबार मनाली का जो इसमें ठप पड़ चुका है। हालांकि जो मनाली जो है पर्यटकों से गुलजार हुआ करती थी, और वहां पर जो है बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर पसरा, और जो होटल है वो भी इसमें जो है बंद पड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस बाढ़ और बारिश के कारण जो है मनाली में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर भी जो सीधा इफेक्ट पड़ा है, और खासकर जो कारोबारी है, खासकर जो पर्यटन कारोबारी थे, जो लोग जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर जो अपना कारोबार करने के लिए आए थे, खासकर जिन लोगों ने अपने यहाँ पर होटल लीज पर लिए थे, उन्हें जो इसमें काफी चिंता जो है सता रही है। क्योंकि उन्होंने जिस जो यहाँ पर होटल लीज पर लिए थे, तो लाखों रुपए जो उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया था, तो सारा अब जो कहीं ना कहीं जो बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा। तो ऐसे में अभी ने उम्मीद यही है, जग रही है कि जल्दी से जल्दी जो है स्थिति सामान्य हो, रोड ठीक, और जो आगे जो जिस तरह जो है दशहरा आने वाला है या फिर जो विंटर का जो सीजन है, उसमें उन्हें उम्मीद जग रही है कि शायद कुछ उनका जो है जो पूरा मुनाफा तो नहीं है, हालांकि कुछ मुनाफा अगर उनका रिकवर हो पाता तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो है उन्हें मरहम जो है इस पर उनको लग सकता है। लेकिन जी बिल्कुल सचिन, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो हालात है या ये जो चिंता है पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की, ये टेम्परेरी है? क्योंकि आगे आने वाला जो सीजन है वो पर्यटन सीजन है पूरे तरीके से। आपने कहा दशहरा उस दौरान होता है, फिर विंटर कार्निवल शिमला मनाली में होता है, फिर इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लोग मनाली का रुख करते हैं। तो क्या ये सिचुएशन टेम्परेरी है? ये माना जाए कि आगे आने वाले समय के लिए सुधार होगा इसमें? जी हाँ, देखिए, अगर मैं बात करूं, जिस तरह जो है यदि सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी की, यदि कनेक्टिविटी ठीक होती है, जो नेशनल हाईवे 3 जो पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त हुआ है, यदि वो दुरुस्त होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक उम्मीद कर सकते हैं कि जो तब जो है मनाली का जो टूरिज्म है वो जो है पटरी पर लौट सकता है। अन्यथा जो है इस बार जो है काफी मुश्किल हो सकता है यहाँ के कारोबारियों को जो है इस नुकसान से उभरना, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ। खासकर अगर यदि बर्फबारी भी यहाँ होती है, जिस तरह जो विंटर का सीजन रहता है, लेकिन यदि कनेक्टिविटी प्रॉपर
सफर ना हो तो उसके कारण जो है किसी भी चीज का यहाँ पर जो बर्फबारी का भी जो यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि हम देखते हैं कि मनाली में जो खासकर पर्यटक बर्फ के दीदार के लिए आता है, किंतु यदि कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उन्हें जो यहाँ पर बर्फ के दीदार भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अभी भी मैं बात करूं तो मनाली का जो कुल्लू से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 3 है वो कई स्थानों पर जो बाधित है और अभी भी जो है उसमें जो हालांकि काम जो किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो है अभी सिर्फ छोटे वाहनों के लिए जो उसे जो खोला जा रहा है, हालांकि बड़े वाहनों की अभी उम्मीद नहीं। और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि मनाली के टूरिज्म के लिए जो एक जो है रीढ़ की हड्डी का काम जो यहाँ पर जो है वॉल्वो बसें करती है, तो जब तक जो वॉल्वो बसें मनाली नहीं पहुंच पाती तो तब तक हम कह सकते हैं कि अभी जो है इस घाटे से उबरना जो है मुश्किल। बिल्कुल सचिन, यानी जब तक कनेक्टिविटी बहाल नहीं होगी टूरिज्म सेक्टर का भला नहीं हो सकता। जिस तरीके से सड़कें हर जगह से क्षतिग्रस्त हुई हैं और बसेस वहां पर नहीं चल रही हैं, उम्मीद हम और आप यही लगा सकते हैं कि बहुत जल्द सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए, बहुत जल्द जो कनेक्टिविटी है उसे बहाल कर लिया जाए ताकि पर्यटन सीजन फिर से वहां पर सुचारू रूप से चल सके और मनाली जो अपने पर्यटन के लिए जानी जाती है, पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहती है, वो सिचुएशन वापस मनाली में हो सके। सचिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो